नमस्ते इंडिया। फ्रेंड देखिए, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो दिया था इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी मैंने बहुत से टॉपिक के बारे में चर्चा किया था, तो उसी में एक टॉपिक था ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम क्या होता है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। तो किसी व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि उनको ओम के नियम का प्रूफ भी थोड़ा सा देखना है कि किस प्रकार से इस नियम का प्रूफ होता है। तो आज उसी टॉपिक को लेकर के हम क्या बनाने वाले हैं, ओम के नियम से संबंधित आज सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक है किसी भी वीडियो का, अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है या किसी भी प्रकार से समझ में नहीं आता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम लोग क्या करेंगे, उस पर आपको डीप में जाकर के थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे और आपको उससे रिलेटेड जानकारी देंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं ओम के नियम को। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो ये ओम का पूरा नाम क्या है। देखिए, जनरली हम लोग जान लेते हैं कि ओम का नियम बोल दिया जाता है। ओम का जो पूरा नाम है वो जॉर्ज साइमन ओम है। ठीक है, इन्होंने 1827 में को नियम दिया और इनका नियम जो था वो विभवांतर और धारा के संबंध में था। ठीक है, विभवांतर और धारा के संबंध में इन्होंने अपना नियम दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम का नियम के नाम से जानते हैं। अब इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर इस बात को समझे तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग होता क्या है कि कोई भी चालक है, देखिए अगर आप को डेफिनेशन देखना है तो यहाँ समझ सकते हैं कि कोई भी चालक हो और आप उसकी भौतिक अवस्था, आप समझिए भौतिक अवस्था मतलब बाहरी वाली अवस्था, जैसे क्या हुआ, दाब हुआ, ताप हुआ, ये सब क्या होते हैं, भौतिक अवस्थाएं बोली जाती हैं। तो कोई चालक है, उसकी भौतिक अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन मत करिए, तब क्या होगा कि जो चालक में बहने वाली धारा होगी वो सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। बात समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए क्या, ये कोई वायर है, वायर मतलब तार। ठीक है, तार एक क्या है, चालक है। अब ओम ने क्या बताया कि इसमें के भीतर जो बहने वाली धारा होती है, ठीक है, वो क्या होगा कि इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब क्या कि अगर से विभवांतर का मान बढ़ा दिया जाए तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए उसी के बेस पे हम लोग क्या समझते हैं, इसके प्रूफ को समझ लेते हैं। नियम का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बड़ा बेहतरीन सा है, एकदम शॉर्ट, एकदम मतलब कि इजी लैंग्वेज में। तो समझिए इसका अगर प्रूफ की बात करें तो बड़ा जनरल सा इसका प्रूफ होता है। प्रूफ क्या है, इनके नियम के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि जो विभवांतर होता है वो धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। तो हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, नंबर 1 चीज। ठीक है, अब देखिए इसी बस इसके प्रूफ में ज्यादा कुछ नहीं है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है। अब अगर प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। देखिए ये कांस्टेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ये भाई प्रैक्टिकल क्या करते हैं कि कांस्टेंट को क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ के लिए जो कांस्टेंट बनेगा वो हो जाएगा V इज इक्वल टू IR। बात क्लियर। तो ये V इज इक्वल टू IR। अब R यहाँ पर क्या है, R जो होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा नियतांक हो जाएगा, जिसका मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या होगा, नियतांक हो जाएगा। तो बस अगर यहाँ से अगर R का वैल्यू निकालना चाहे तो हो जाएगा V और I। यही है ओम के नियम का बड़ा सिंपल सा प्रूफ। अब देखिए क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि कोई चालक है, उसमें क्या होगा, V और I का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर कोई भी परिपथ है वो ओम के नियम का पालन कर रहे तो उसमें जो होगा कि विभवांतर और धारा का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कभी भी इसमें चेंज नहीं हो सकता। तो ये ओम का नियम। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध। तो समझिए ये जो इसमें कांस्टेंट आया इसको हम लोग एक नाम देते हैं, जिसका नाम क्या है, प्रतिरोध है इसका नाम। ठीक है, अब प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, देखिए दो मात्रक यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। पहला मात्रक अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ पर ये विभव है, विभवांतर, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, I। अगर देखें तो I मतलब धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो एक मात्रक तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो प्रतिरोध का मात्रक होगा वो क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। अगर दूसरे मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है, ओम। और इसको इंडिकेट किससे करते हैं, इस बात को भी समझना बड़ा जरूरी है। इस साइन से, ये वाला जो चिन्ह है, इसी से हम लोग ओम को इंडिकेट करते हैं और इसे बोला जाता है ओमेगा। बात क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है उसको देखिए दो टाइप में जोड़ा जाता है। एक तो इन सीरीज में ऐड करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, पैरेलल में ऐड करते हैं। तो हम समझते हैं कि सीरीज में किस प्रकार से ऐड करते हैं और पैरेलल में किस प्रकार से ऐड करते हैं। तो देखिए जो प्रतिरोध का संयोजन होता है, जो प्रतिरोध होते हैं उनका संयोजन अगर बात किया जाए तो वो दो टाइप के होते हैं। ध्यान समझिएगा इस बात को। एक और हो जाता है मिश्रित हो जाता है, तो तीनों को मिक्स कर देते हैं। चलिए तीन टाइप को समझते हैं। पहला क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम, और दूसरा हमारा होता है समांतर क्रम, और तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में मतलब दोनों को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, मिश्रित क्रम। अब हम कैसे समझ पाएंगे कि जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इस बात को देखते हैं। तो समझिएगा थोड़ा सा, ये है श्रेणी क्रम। सबसे पहली बात करते हैं श्रेणी क्रम की।
अब देखिए जो प्रतिरोध का चिन्ह होता है ना, प्रतिरोध का जो साइन होता है उसको हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? ये हमारा क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। अब कंसीडर करिए श्रेणी क्रम क्या होता है, समझिएगा बात को कि मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं कि 3 ठो हमारे क्या है प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध हो गया और ये दूसरा प्रतिरोध हो गया और ये हमारा क्या है तीसरा वाला प्रतिरोध है। अब हमें सीरीज में क्या करना है? ऐड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये हमारा प्रतिरोध, इसको नाम देते हैं R1, प्रतिरोध को R से इंडिकेट करते हैं, ये पहला वाला है तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? R1, इसे नाम देते हैं R2 और इसे नाम देते हैं R3। तो ये पहला वाला प्रतिरोध है, इसे हम लोग R1 से इंडिकेट करेंगे, दूसरे वाले को R2 से और तीसरे वाले को R3 से। अब देखिए इसके किसी भी प्रतिरोध के 2 सिरे होते हैं। पहला सिरा मान लीजिए ये क्या है? पहला वाला सिरा, ये क्या है? दूसरा सिरा, ये भी पहला सिरा, ये दूसरा सिरा और ये पहला सिरा और ये क्या है? दूसरा सिरा। अब समझिएगा बात को किस तरह से इसको हम लोग इसको संयोजन करते हैं। तो देखिए अगर से पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा है उसको हम लोग क्या करेंगे? वैद्युत स्रोत से ऐड कर देते हैं। अब समझिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से अगर ऐड कर दिया जाए और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा वाला सिरा है वो तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और इसी प्रकार से अगर आगे भी प्रतिरोध आए तो इसका दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से ऐड कर देते हैं और लास्ट में क्या करते हैं? इसका पहला सिरा क्या करेंगे? वैद्युत स्रोत से ऐड कर देंगे और इसका लास्ट वाला जो सिरा होगा उसे भी ला करके इसी में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये मान लीजिए हमारी हो गई बैटरी। तो देखिए अब ये हमारा क्या बोला जाता है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का सिंपल सा फंडा होता है ऐड करने का कि प्रतिरोध जो होगा उसका अगला सिरा जो होगा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा। अगर इस तरह से आपको कभी भी जुड़ा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइएगा ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। अब देखिए जानने वाली बात इसमें क्या है कि श्रेणी क्रम में जो होता है ना वो धारा जो होती है वो हमेशा क्या रहेगी? समान। ये बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो इसका भी प्रूफ बड़ा आसान हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जो होती है वो क्या हो जाती है? धारा हमारा क्या रहता है? समान और विभवांतर क्या होता है? अलग अलग, मतलब भिन्न भिन्न रहता है। विभवांतर क्या रहेगा? भिन्न भिन्न। अब देखिए इसका फायदा हम लोग कहाँ लेंगे? इसका फायदा इसका प्रूफ करने में किया जाता है। धारा इसमें क्या रहेगा? समान और विभवांतर क्या रहेगा? भिन्न। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम। बात माइंड में गई? अब समझिए अगर हमें मान लीजिए इसमें तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना हो, मतलब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, तो ऐसे जनरली तो हम लोग फाइंड कर नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फार्मूले का प्रूफ समझिएगा। देखिए अब यहां से मान लीजिए धारा क्या हुआ? चल दिया और धारा यहाँ पर आई। धारा सभी के लिए क्या रहेगी? समान। अगर आई यहाँ है तो यहाँ भी आई होगा, सब जगह क्या रहेगा? आई ही आई रहेगा। ठीक है। लेकिन विभवांतर क्या होगा? इसके लिए विभवांतर क्या हो जाएगा? V1, इसके लिए विभवांतर V2 और इसके लिए विभवांतर क्या होगा? V3। विभवांतर अलग अलग है तो हमने अलग अलग नाम भी दे दिया। अब समझिए ओम का नियम क्या था कि V इक्वल टू क्या होता है? IR। यही था V इक्वल टू IR। इसको हम लोग बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब पहले वाले प्रतिरोध के लिए अगर हम लोग निकालना चाहें तो V1 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? I का मान तो I ही रहेगा और फिर R जो है वो क्या बन गया? R1 बन गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब V2 इक्वल टू अगर हम लोग निकालना चाहें तो I इक्वल टू क्या बन जाता है? R2 और यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और तीसरे वाले के लिए अगर निकालना चाहें तो V3 इक्वल टू क्या मिलेगा? IR3 और यहाँ से इक्वेशन नंबर ये हमारा क्या बन जाएगा? 4। क्लियर है? अब इसमें जो अलग अलग होता है उसी का अगर हमें तुल्य निकालना हो, कभी भी पूरा परिणामी निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? जो भिन्न भिन्न है उसी को निकालेंगे, जो सेम है उसके लिए तो निकालेंगे नहीं। तो यहाँ पर परिणामी विभवांतर की अगर बात की जाए, परिणामी विभवांतर, परिणामी के विभवांतर के अंतर्गत क्या करते हैं कि पूरे विभवांतर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो V इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? V1 प्लस V2 और प्लस V3। इतनी बात क्लियर? अब इसमें क्या करना है? हमें वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए थोड़ा सा वैल्यू को इधर पुट करते हैं। V इक्वल टू क्या मिल गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल टू हम समीकरण 1, 2, 3, 4 का हेल्प लेंगे तो V के स्थान पे क्या लिखेंगे? IR। बात क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर V1 है, V1 का वैल्यू क्या है? IR1, तो यहाँ लिखेंगे IR1 और प्लस इसी तरह से V2 का स्थान पे क्या लिखेंगे? IR2 और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? IR3। अब अगर देखेंगे IR यहाँ पर रहने दीजिए, यहाँ इस साइड से देखेंगे तो I का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा और मिलेगा क्या? R1 प्लस R2 और प्लस R3। क्लियर? I से I क्या खत्म? R इक्वल टू क्या मिलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और भी मान लीजिए अगर है तो यहाँ पर क्या करते हैं? डॉट 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 करके आगे तक हम लोग चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध को फाइंड कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध फाइंड करने का जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जितने भी ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं सबको क्या करिए? ऐड कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकल पाएगा। चलिए अब हम समझते हैं समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम में किस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध को फाइंड करेंगे। तो समझिए समांतर क्रम,
समांतर क्रम में क्या होगा, इसका बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि मान लीजिए क्या है, 3 ठो प्रतिरोध हैं, ठीक है, एक प्रतिरोध हो गया और ये दूसरा प्रतिरोध और ये क्या है, तीसरा प्रतिरोध। अब क्या होगा समांतर क्रम में कि सभी प्रतिरोधों का जो पहला वाला सिरा होगा, ये मान लीजिए क्या है, ये पहला सिरा हो गया और ये सबके क्या है, दूसरे वाले सिरे, इसे नाम दे देते हैं R1 और इसे नाम देते हैं R2 और इसे नाम देते हैं R3। अब समांतर क्रम में क्या होगा कि सभी प्रतिरोधों का, जितने भी प्रतिरोध रहेंगे उनका जो पहला सिरा होगा उनको हम एक पॉइंट से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है और दूसरा वाला सिरा क्या करते हैं, दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। अगर कभी भी ऐसा कुछ मिल गया तो समझ लीजिए ये कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम होगा। क्लियर है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें भी धारा बना स्टार्ट। अब समझिए इसके नियम का अगर हमें प्रूफ करना हुआ, तुल्य प्रतिरोध किस तरह से फाइंड करते हैं उसका प्रूफ करना हुआ तो किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट, ये करंट हमारा आ रहा है। अब यहाँ जब करंट पहुँचेगा वो क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पर जो करंट जाएगा हम लोग उसको नाम देंगे I1, इसमें जो जाएगा उसे नाम देंगे I2 और यहाँ पर जो जाएगा उसे नाम देंगे I3। ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो होता है धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। धारा क्या होगी, भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग रहेगी। और जो विभव होगा, विभवांतर, वो क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। देखिए उसमें क्या था, श्रेणी क्रम में जस्ट अपोजिट, विभवांतर जो होगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। श्रेणी क्रम में क्या था कि धारा जो थी वो समान थी और विभवांतर क्या था, जो वो भिन्न भिन्न था। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है कि धारा क्या है, भिन्न भिन्न रहेगी और विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा। अब देखिए इसका बेनिफिट हम लोग किस तरह से लेते हैं। अब जब धारा अलग अलग है और विभवांतर, तो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। प्रूफ में आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये दोनों बातें आपके माइंड में है तभी आप प्रूफ कर पाएंगे। अगर ये नहीं क्लियर है तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ये मेमोराइज करने वाली चीज़ है, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें कि अलग कौन है, तो धारा इसमें क्या है, अलग अलग है। तो इस बार हमें परिणामी विभवांतर नहीं, परिणामी धारा निकालनी है। तो क्या करेंगे, परिणामी धारा अगर निकालेंगे तो योग निकालना पड़ेगा। तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस I3। क्लियर है। फिर से ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम इस बार थोड़ा सा अपोजिट तरह से लगेगा। देखिए V इक्वल टू होता है क्या, IR। तो अगर हम यहाँ से I का वैल्यू निकालना चाहें तो मिलेगा क्या, V अपॉन में R। क्लियर। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, V अपॉन में R। और यहाँ I1 का जो वैल्यू मिलेगा, आप समझिए विभवांतर तो सेम रहेगा, तो V अपॉन में R। इसमें इसके लिए अगर देखेंगे R का वैल्यू क्या है, R1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे R1 और प्लस में V अपॉन में R2 और प्लस में V अपॉन में R3। इसमें देखिए विभवांतर सब में सेम है, इसलिए केवल V लिखा गया, R का वैल्यू चेंज है तो R लिखा गया। अब यहाँ से V अपॉन R रहने दीजिए इसे। इसमें से देखेंगे V सब में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अंदर बचेगा क्या, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन में R3, 1 अपॉन R3। तो V से V यहाँ से खत्म। तो इसका जो मिलेगा तुल्य प्रतिरोध 1 अपॉन में R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन में R3। तो ये है मतलब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध फाइंड करने का फार्मूला। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है वो प्रूफ भी होता है। अब इससे रिलेटेड थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, किस तरह से उसको सॉल्व किए जाते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। जैसे मान लीजिए क्या है कि ये कोई परिपथ है जिसमें ये इस तरह से कुछ लगा हुआ है, रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें तुल्य प्रतिरोध फाइंड, इसका वैल्यू है 5 ओम और इसका वैल्यू है 2। अगर हमें तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना हुआ तो किस तरह से फाइंड करें। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये कौन सा क्रम है। तो यहाँ से देखेंगे ये प्रतिरोध जो है इसका पहला वाला सिरा वैद्युत स्रोत से कनेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला सिरा जो है वो अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट है। तो हम समझ जाएंगे तुरंत ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो अब श्रेणी क्रम में डायरेक्टली हमें पिछले वाला फार्मूला याद है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 ओम। जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 7 ओम। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि अगर 2 प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनके लिए फार्मूला क्या बनेगा। तो बड़े कंफ्यूजन वाले ऑप्शन होते हैं, तो उसमें देख करके कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, देखिए अगर 2 ठो R1 और R2 मान लीजिए समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनका तुल्य प्रतिरोध का आपको फार्मूला फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन R2, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। तो किस तरह से ऑप्शन आते हैं ये समझ लीजिए। तो यहाँ से रहेगा 1 अपॉन R इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन में आएगा R1 R2।
ऐसा भी ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन कैसा रहता है, ये R इक्वल टू अगर हम लोग निकालना चाहें, समझिए 1/r इक्वल टू ये है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन में क्या रहेगा, R1 प्लस R2। तो इस तरह से क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो दे दिया जाता है। अब ऐसे ही सिंपली आपको मान लीजिए दे दिया गया कि 5 और 6 ओम के 2 ठो प्रतिरोध है, इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा। तो आप अगर फार्मूला ना भी लगाना चाहे तो ये फार्मूला आपके माइंड में रहेगा, तो आप आसानी से 5 गुणित 6 अपॉन में 5 और 6 तो कितना आ जाएगा, 5 6 के 30 और यहाँ पर आएगा 11, 30/11 ओम, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे इसके सवाल क्या हो जाते हैं, आसानी से क्लियर हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।